हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेटा टैग। अब मेटा टैग क्या होता है? तो मेटा टैग है ना, इस जिस पहले हम समझते हैं कि मेटा क्या होता है। मेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। ऑलराइट। तो मेटा टैग जो होता है ना, ये क्या डिस्क्राइब करता है, किसका डेटा बताता है? ये बताता है आपके वेबसाइट का डेटा, लाइक ऑथर कौन है, आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद आज आपका वेबसाइट किस बारे में, उसके रिलेटेड आप कीवर्ड्स डाल सकते हो। जैसे सपोज मैं कोई कोडिंग रिलेटेड वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें मैं कीवर्ड्स डालूंगा अलग अलग, HTML CSS प्रोग्रामिंग, ऐसे अलग अलग जो कीवर्ड या हैशटैग्स होते हैं ना, जैसे हम लोग हैशटैग बोलते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, यहाँ पे आप क्या करोगे, कीवर्ड्स डालोगे। ताकि इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो वेबसाइट की रैंकिंग है ना, सबसे ऊपर आएगी। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कोडिंग रिलेटेड कोई भी कंटेंट सर्च करे और आपका जो वेबसाइट है वो कोडिंग रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा, तो सबसे पहले आप चाहोगे कि सबसे पहले आपका लिंक दिखे आपके वेबसाइट का, राइट? तभी लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे और आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा। और आपको पता है कि आपके वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा तो वहाँ से आप अर्न भी कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने अपने वेबसाइट से गूगल एडसेंस कनेक्ट करोगे और वहाँ से, तो गूगल एडसेंस क्या करता है, आपके वेबसाइट पे एड्स रन करता है, एड्स दिखाता है। ठीक है, लेकिन वो एड्स का रेवेन्यू कब जनरेट होगा, जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, जब ज़्यादा लोग आएंगे तो उसी हिसाब से आपका जो गूगल एडसेंस है वो रेवेन्यू मतलब पैसा जनरेट करेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए लोग मेटा टैग ये सब में अपने कीवर्ड एंड ऑल डालते हैं, जिससे उनकी जो रैंकिंग है वो बढ़ जाए, जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। आपने नाम सुना रहेगा। जो भी डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं मोस्टली वो लोग एसईओ ज़्यादा, एसईओ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। ऑलराइट। तो मेटा टैग में, द मेटा टैग इज टैग इन HTML दैट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ वेब पेज। यानी कि जो भी वेबसाइट के कंटेंट होते हैं वो डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, मेटा टैग करता है। और मेटा टैग जो होता है ये सिंगुलर टैग होता है। सिंगुलर टैग यानी कि ये मतलब इसका अलग से क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो देखो मेटा टैग इज यूज फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मेटा टैग का यूज क्या होता है, कहाँ पे होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, और दिस इज एम्प्टी टैग, या फिर इसको बोल सकते हैं सिंगुलर टैग, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ऑलराइट। नाउ मेटा टैग इज प्लेस बिटवीन हेड टैग। मेटा टैग कहाँ पे हम लोग डालते हैं, हेड टैग के अंदर। और मेटा टैग के अंदर जो भी चीजें आप डालोगे ना वो वेबसाइट के ऊपर दिखती नहीं है। ठीक है, मेटा टैग के अंदर वेबसाइट जो भी चीज डालोगे वो वेबसाइट के अंदर नहीं दिखेगी। ये किसके काम आएगा, जो वेब क्रॉलर्स होते हैं, जो सर्च इंजन क्रॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वेबसाइट का डेटा क्रॉल करते हैं, वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन क्रॉल करते हैं और अपने डेटाबेस में रखते हैं। जब कोई सर्च करता है कि मुझे HTML रिलेटेड कंटेंट चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो वो क्या करेगा, देखेगा ओके मेरे डेटाबेस में कौन कौन सी वेबसाइट HTML रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करे। तो आपका अगर वेबसाइट रहेगा तो उसका लिंक वो क्या करेगा, आपको दिखाएगा। तो उसी हिसाब से सारे लिंक्स यहाँ पे पॉपुलेट होते हैं। जिसका SEO सबसे ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, वो क्या होगा, सबसे ऊपर उसकी रैंकिंग रहेगी। ठीक है, मेटा डेटा विल नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब देखो ये सारे एट्रीब्यूट्स है मेटा टैग के। तो मैंने आपको बताया था HTML के अंदर हम लोग टैग्स और एट्रीब्यूट्स के साथ खेलने वाले हैं, राइट? तो देखो मेटा एक टैग है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग VS कोड में जाते हैं और हर एक एट्रीब्यूट देखते हैं। तो पहला देखोगे तो नेम एट्रीब्यूट है। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, इसके अंदर आप अलग अलग वैल्यूज डालते हो। जैसे ऑथर, नेम के अंदर ऑथर डाल दोगे या डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, कीवर्ड्स डालोगे या कॉपीराइट डालोगे। ठीक है, ये 5 चीजें नेम के अंदर आप ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेटा टैग, उसके अंदर ये नेम, राइट? नेम के अंदर आपने लिखा ऑथर, फिर इसके बाद यहाँ पे कंटेंट आता है। तो ये देखो नेम और कंटेंट दोनों रिलेटेड है। ठीक है, नेम और कंटेंट दोनों रिलेटेड है। इट कैन हैव एनी टेक्सुअल मैटर। ठीक है, कंटेंट के अंदर आप क्या डालोगे, जैसे कि आपने नेम में डाला है ऑथर, ऑलराइट, नेम में आपने क्या डाला है, ऑथर। तो कंटेंट के अंदर आप क्या डालोगे, जो भी ऑथर का नाम रहेगा वो डालोगे। ठीक है, जैसे नेम में आपने डाला है डिस्क्रिप्शन, तो कंटेंट में आप क्या डालोगे, जो भी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे डालोगे। जैसे नेम में आपने डाला कीवर्ड्स, तो जो भी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स सारे रहेंगे वो आप यहाँ पे डालोगे, सब कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो HTML, लर्न HTML5, लिस्ट इन HTML5, ये सारा चीजें ये क्या है, कीवर्ड्स है। ठीक है, जिससे लोग क्या करते हैं, सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं, तो उससे आपको सारे पॉसिबल कीवर्ड्स यहाँ पे आपको डालने हैं। ठीक है, तो नेम एंड कंटेंट हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी नहीं वैसे तो,
आपको कहाँ मेटा टैग कहाँ पे डालना है, हेड टैग के अंदर, ठीक है। आप बहुत सारे मेटा टैग वैसे वो डिफाइन कर सकते हो, जितने यहाँ पे रहेंगे नेम, अलग अलग मेटा टैग डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखोगे मेटा, ठीक है। मेटा के अंदर पहले आप लिखोगे नेम, और नेम के अंदर आप लिख दोगे ऑथर, ठीक है। ऑथर के बाद यहाँ पे कंटेंट में, अगर नेम में क्या है, ऑथर है, तो कंटेंट में क्या डालोगे, कंटेंट में ऑथर का नाम डालोगे। तो मैंने सपोज ऑथर का नाम डालता हूँ कोर्ट का डोज, ठीक है। के बाद ये मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ये एम्प्टी टैग या सिंगुलर टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए इसका अलग से क्लोजिंग टैग नहीं बनाऊंगा। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे मेटा में, यहाँ पे सपोज नेम डालता हूँ, नेम में मैं अगर सपोज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, ठीक है। नेम में क्या डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, ठीक है। नेम में अगर डिस्क्रिप्शन डालूंगा तो कंटेंट में क्या डालूंगा, कंटेंट में जो भी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो यहाँ पे बॉस आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो आराम से, राइट। अब उसके बाद अगर नेम में मैं यहाँ पे, यदि यहाँ पे लिखता हूँ मेटा, कैप्स लॉक ऑन हो गया, यहाँ पे मेटा लिखता हूँ। अगर नेम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीवर्ड, ठीक है। अगर नेम में कीवर्ड्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कंटेंट में क्या लिखूंगा, मैं सारे कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड रहेंगे मैं यहाँ पे पॉसिबल कीवर्ड डाल दूंगा। HTML, CSS, ओके, हाउ टू लर्न HTML, ये सारे कीवर्ड है जिससे लोग सर्च करते हैं, ठीक है, कंटेंट, ऑलराइट। वैसे ही करके सारे आपके आ जाएंगे जो भी है। यहाँ पे मैंने आपको नेम बता दिया, नेम में ऑथर बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया, कीवर्ड्स बता दिया, ठीक है। ऐसे एक और होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट, अगर नेम में आप कॉपीराइट डालोगे तो वहाँ पे आप डाल दोगे जो भी कंटेंट में अपना कॉपीराइट का नाम डाल दोगे कि किसके नाम पे है ये वेबसाइट, ठीक है, ताकि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है दूसरे लोग कॉपी करके अपने वेबसाइट पे चुरा ना सके, ठीक है, अपने वेबसाइट पे शो ना कर सके, ओके। तो उसके बाद आता है, ये आ गया नेम, ये कंटेंट। उसके बाद ये आता है कैरसेट। कैरसेट मतलब क्या होता है कि आपका जो वेबसाइट है उसके जो कैरेक्टर्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका जो आपके वेबसाइट पे जो कैरेक्टर यूज कर रहे हो वो कौन से फॉर्मेट में है। तो दो फॉर्मेट मोस्टली यूज होता है, एक UTF-8 और एक बिग 5, ठीक है। दो फॉर्मेट मोस्टली, तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो UTF-8 होता है, ठीक है। ये कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम होता है एक। तो आपको बताना है कि मेटा में कैरसेट UTF-8 है या बिग 5। ये बिग 5 जो होता है चाइनीज कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है, ऑलराइट। बट हम लोग मोस्टली इंडियन अगर कैरेक्टर्स यूज करना है तो हम लोग UTF-8 यूज करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद HTTP इक्विवेलेंट, ये क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर आपने HTTP इक्विवेलेंट में आप रिफ्रेश डालोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो बार बार रिफ्रेश होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने वेबसाइट में सेट कुकीज डालते हो, कंटेंट टाइप डालते हो, एक्सपायर सेट कुकीज, अभी ये सारी चीज़ें आउटडेटेड है, ठीक है। सेट कुकीज आउटडेटेड हो गया है, कंटेंट टाइप एक रहता है, एक्सपायर रहता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो, अगर आपने, देखो, मेटा टैग में HTTP इक्विवेलेंट में रिफ्रेश डाला और कंटेंट में डाल दिया 5, तो ये क्या करेगा, आपका जो वेबसाइट है ना हर एक 5 सेकंड में रिफ्रेश करेगा, यानी कि रीलोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ, यहाँ पे एक और मेटा टैग बना दो, मैंने बताया था आपको मल्टीपल मेटा टैग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग HTTP इक्विवेलेंट में क्या डालते हैं, रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश। फिर यहाँ पे कंटेंट में डाल देते हैं सपोज 2 सेकेंड, तो आपका वेबसाइट हर 2 सेकेंड में रीलोड हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ डाला, अभी देखो 2 सेकेंड में रीलोड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये रीलोड हो रहा है, तो मेरे को डेट सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया, कि मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 3 सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट किया, देखो गायब हो गया। यहाँ पे वापस डेट सिलेक्ट किया, गायब हो गया। यहाँ पे वापस डेट सिलेक्ट किया, गायब हो गया, ठीक है। इसको अपन ब्राउज़र में थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये बटन देखो, रिफ्रेश वाला बटन देखो, दिख रहा है, ये रीलोड हो रहा है। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे कुछ भी एंटर कर रहा हूँ और ये रीलोड होगा, अभी देखना, और गायब हो जाएगा, देखा, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे वापस एंटर करता हूँ, गायब, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट क्या है, सेट कुकीज़। तो ये सेट कुकीज़ मैं आपको ऐसा दिखा तो नहीं सकता, तो ये क्या, इसका काम था सेट कुकीज़ करने का, बट ये अभी मॉडर्न ब्राउज़र में ये चीज़ निकल चुकी है, ठीक है। तो ब्राउज़र सेंड द कुकी बैक टू द सर्वर, इसका काम क्या था, जो भी आप कुकीज सेट करते थे
जो भी HTTP रिक्वेस्ट जाता था सर्वर के पास, वहाँ पे ये सारा डेटा जाता था एज अ कुकी के फॉर्मेट में। देखो यूज फॉर, इसका HTTP इक्विवेलेंट का एक्चुअली काम क्या है, यूज फॉर HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हेडर, ठीक है। तो ये जो भी HTTP रिस्पॉन्स आता है उसके हेडर्स में आप ऐड कर सकते हो ये सारी चीजें, जैसे रिफ्रेश, सेट कुकीज आउटडेटेड हो गया, अभी यूज नहीं होता, कंटेंट टाइप, एक्सपायर, ऑलराइट। उसके बाद आता है देखो कंटेंट टाइप। तो आप यहाँ पे कंटेंट टाइप पे बता सकते हो कि आपका जो वेबसाइट है वो कौन सा फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट, HTML, आपका वेबसाइट किस फॉर्मेट में है, आपका वेबसाइट का एक्चुअली कंटेंट क्या है, टेक्स्ट, और उसका जो फॉर्मेट है HTML है। और कैरेक्टर सेट हम लोग जो यूज़ करते हैं मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, UTF-8, यहाँ पे Big 5 या UTF-8 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हो मेटा HTTP इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके, कंटेंट टाइप, यहाँ पे कंटेंट में आप लिखोगे क्या, टेक्स्ट स्लैश HTML, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सपायर्स। अभी देखो HTTP इक्विवेलेंट एक्सपायर्स क्या करता है, एक्सपायर का काम क्या होता है, आपका जो वेबसाइट होता है ना हमेशा क्या होता है, कैश होता है, ठीक है। आपका वेबसाइट जब भी लोड होता है ना, ये क्या करता है, कैश करके रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ओपन ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे तो कैश, कुकीज़ में जाके ना यहाँ पे कैश होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, या फिर फॉर एग्जांपल ये देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो कुकीज़ है, कुकीज़ में जाओगे तो यहाँ पे देखो सब कुछ कैश करके रखा है। जो जो पेजेस मैंने विजिट किया सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, कैश हुआ है। तो हमेशा ये क्या करता है, ब्राउज़र जितने भी कंटेंट होते हैं आपके वेबसाइट के, चाहे वो इमेज हो, चाहे और टेक्स्ट हो, चाहे जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो, कुछ भी, सब कुछ क्या करता है, ब्राउज़र कैश करके रखता है, ठीक है। जब आप वेबसाइट लोड करते हो, आपके वेबसाइट जब ब्राउज़र में लोड हो जाता है तो क्या होता है कि जो ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, सब कुछ जो भी कंटेंट होता है कैश करके रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रीलोड करोगे कोई वेबसाइट तो फटाक से रीलोड हो जाए, वापस से उसको जावास्क्रिप्ट फाइल्स या फिर इमेजेस सब कुछ वापस से रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। वो सिर्फ क्या करता है, चेक करता है कि ऑलरेडी ये सारी फाइल्स पड़ी हैं, तो आपको सिर्फ वेबसाइट दिखा देता है फटाक से, ऑलराइट। तो अगर वो कैश को आपको एक्सपायर करना है, क्योंकि क्या होता है कि सपोज करो आपने वेबसाइट में कुछ अपडेट किया, जो इमेजेस आपने लिखा था, जो सॉरी इमेजेस आपने डिस्प्ले किया था, या फिर जो भी स्लाइडर्स बनाए थे, या फिर जो भी कंटेंट था उसको आपने क्या किया, अपडेट किया। बट आपको पता है कि वो आप कब कब अपडेट करते हो, हर महीने में एक बार अपडेट करते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, वो जो कैश, अब ब्राउजर क्या करेगा, जब रिलोड करोगे तो फाइल्स जो होता है ना, इमेजेस एंड ऑल कंटेंट, वो कहाँ से उठाएगा, ब्राउजर से उठाएगा, ठीक है। ब्राउजर जो अपने पास सेव करके रखा है वहां से उठाएगा। तो बट आप जब ये डालोगे HTTP इक्विवेलेंट एक्सपायर, तो ये क्या करेगा, जैसे एक्सपायर में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट डालते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सपायरी डेट क्या करेगा, चेक करेगा, ओके ये एक्सपायरी डेट जैसे आएगा ना, वो क्या करेगा, जो भी कैश में डेटा रहेगा ना, कैश मतलब अपने पास जो ब्राउजर ने सेव करके रखा है ना उसको उड़ा देगा, और जो भी नया डेटा वापस से सर्वर से लोड करेगा, ठीक है। जो नया फाइल्स या नया कंटेंट सर्वर से लोड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जब डेवलप करोगे, कोई वेबसाइट बनाओगे ना, उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि जब आप चेंजेस करोगे ना, तो क्या होता है, ब्राउजर में वो चेंजेस दिखते नहीं, क्योंकि ब्राउजर क्या करता है, आपके सर्वर से डेटा नहीं उठाता है, आपके सर्वर से कंटेंट नहीं उठाता है, वो अपने पास जो सेव करके रखता है वहां से दिखाता है। इसलिए जो कंटेंट सेव करके सर्वर पे गए वो चेंज दिखते नहीं है। उस केस में क्या होता है, आपको ये ऐसा डालना पड़ेगा ताकि टाइम टू टाइम वो अपना रिफ्रेश हो और नया कंटेंट उठा के क्या हो, सर्वर से उठा के ब्राउजर में दिखाएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई रहेंगी, ऑलराइट। तो यही था मेटा टैग का पूरा यूजेस। तो अभी इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि CSS, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ऑलराइट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।